पाठ 14। बहता पानी निर्मला। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। इन नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूं तो वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा भटका हूँ, पर इससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई नई जगह देखें। नक्शों से यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाइए। कोई रोक टोक नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यूं तो नक्शों में तरह तरह के रंगों से कुछ मदद मिलती है यह तय करने में कि कहाँ जाएं। जिसे हरी भरी जगह देखनी हो वह नक्शों की हरी भरी जगहों में घूमे। जिसे पहाड़ी प्रदेश घूमने हो वह भूरे या पीले प्रदेशों में चला जाए, और जिसे एकदम अछूते अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो वह बिल्कुल सफेद हिस्सों की ओर चल निकले। अनादिकालीन बर्फीले मरु प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्र द्वीपों में बचपन में एक नाम पढ़ा था, अमरकंटक। यह नाम ही इतना पसंद आया कि मैंने चुपके से एक कंबल और 2-4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहां के लिए। अभी तक अमरकंटक नहीं देखा है और इस प्रकार उसका कांटा अभी तक सालता ही है। ऐसा ही एक और नाम था, तरंगबाड़ी। यो नक्शों में उनका रूप विकृत होकर त्रांकुबार हो गया। तरंगों वाली बस्ती। सागर के किनारे के गांव का यह नाम सुनकर क्या आपके मन में तरंग नहीं उठती कि जाकर देखें? नाम ऐसे भी होते हैं जिनके अर्थ समझ में नहीं आते, पर ध्वनि ही मोह लेती है। जैसे तिरुकुरंगुडी। नाम सुनकर लगता है मानो हिरणों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा है। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटा लीजिए और चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, पूरी योजना में चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में मुंबई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक मुंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कीजिए गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। लेकिन अपनी भी कुछ बात कहूँ, मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ। यह तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं जब निकलता हूँ तब तीसरा अख्तियार करता हूँ। जैसे कहा तो सबसे यह कि मुंबई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो यह तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं, और वहां से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह जा निकले शिलोंग। शिव सागर से आगे सोनारी के पास डिखू नदी की बाढ़ में कैसे फंस गया, इसका यही रहस्य है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो नहीं था, पर दांत मांजने के लिए ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी। शिवसागर से कोई 18 मील दूर। वहां भी नाम के आकर्षण से चला था। यूं असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है। सुबनश्री, सोनभराली, सोनार असम आदि। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा एक नया टूथब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की एक ढिबरी ठीक करवा कर लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से
थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा। 3 घंटे बाद लौटने लगे तो देखा कि सब और पानी ही पानी है। सड़क का कहीं पता नहीं लगता, सिर्फ पेड़ों की कतार से अंदाजा लगाया जा सकता था। पानी बड़े जोर से एक तरफ बह रहा था क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी। मैं फिर भी बढ़ता गया क्योंकि पीछे भी पानी ही था। थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे। मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी। उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय बागानों में से होकर। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा इसी रास्ते चले। 2.5 क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, वह भी बड़ी मुश्किल से। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बाढ़ आई हुई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती हुई आई और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कगार ऊंचा था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव के किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वे ठीक नहीं थे। मोटर जब तख्तों पर आई और नाव एक तरफ झुकी तो फिसल गए। नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं तो मोटर में जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, उतरकर समझा नहीं सकता था। खैर, आधा घंटा तक उस स्वर्ग की नसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, वहां मोटर रोककर चाय की तलाश की। वहीं सोनारी से आगे 2 साइकिल सवारों को मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी से निकलकर आए हैं, साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सब ने मना किया, पर मेरे सिर पर भूत सवार था और हठ धर्मिता का अपना अनूठा रस होता है। रात शिवसागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया। सवेरे सवेरे चलकर 128 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ पहुंचे। वहां एक पैंट कमीज खरीदकर कपड़े बदले। रात के लिए एक कंबल खरीदा। मन ही मन अपने को कोसा कि न नया दांत ब्रुश लेने के लिए सोनारी से निकले होते, न यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी कोई तात्कालिक आवश्यकता तो थी नहीं। न मोटर की ढिबरी का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन उपाय क्या था? इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे। किताबें तो गल ही गई थीं। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। आप भी चलते फिरते नजर आइए। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना 2 निम्नलिखित